वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं निवृत्ति जेम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट फर्स्ट में आज ये मेरा 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता की प्रक्रिया और उसके बाद रोल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मतलब आर्थिक पर्यावरण की उद्यमिता विकास में भूमिका क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर रोल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इन एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट, सामाजिक पर्यावरण की उद्यमिता विकास में क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स followed by an entrepreneur for starting an enterprise। ये उद्यमी द्वारा अपने उद्यम को स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसमें हम 6 स्टेजेस की बात करते हैं। पहला है डिसाइडिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सेकंड है आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द अपॉर्चुनिटी, फिर थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान, फोर्थ स्टेप है डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, इसका फिफ्थ स्टेप है कन्वर्टिंग द आइडिया टू एन एंटरप्राइज, और फिर लास्ट स्टेप है इसका मैनेजिंग एंड ग्रोइंग द एंटरप्राइज। पहला स्टेप डिसाइडिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर कि पहला स्टेप जब एक व्यक्ति एक उद्यमी बनने के लिए अपने आप को जांचता है, परखता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, खुद का मूल्यांकन करता है, अपने स्ट्रेंथ का, अपने वीकनेसेस को, वो क्या करना चाहता है, अपने वर्क एक्सपीरियंसेस, अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, इन सब का मूल्यांकन करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द अपॉर्चुनिटी, इसका अर्थ है कि जो भी अवसर हैं उन्हें तलाशना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। ये अवसर कोई स्पेशली किसी पर्टिकुलर एक बहुत सोचे समझी जगह पर या सोचे समझे किसी अच्छे वातावरण में मिले, ये जरूरी नहीं है। ये अवसर हमारे आसपास समाज में कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। पार्टीज में जाते हैं तब अचानक से कुछ कुछ परेशानियां दिखती हैं हमें, तो हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। कभी खेलते कूदते बच्चों को देख करके प्रयास कर सकते हैं। कई सारे ऐसे हमारे पास सिचुएशंस होते हैं जिससे हमारे अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आइडिया आ सकता है। इसका जीता जागता एक उदाहरण हमारे रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में भी देखने को मिला है। हाल ही में 2016 में एक चाय वाले ने, जिनका नाम है श्याम राव जी ने, ये एक चाय वाले ने, इनका चाय का ठेला एक नाली के आसपास था और ये नाली के आसपास अब उस की बदबू, वहां की गंदगी से परेशान थे और जिसके लिए उन्होंने कई बार कंप्लेंट्स भी की। अब ये जो समस्या थी ये उनकी खुद की थी, परंतु उस एक समस्या से उन्होंने बहुत बड़ा एक इनोवेशन कर डाला। श्याम राव जी ने एक ऐसे यंत्र को तैयार कर दिया जिससे वो उसी नाली, जो उनकी समस्या थी, जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता, जिसके आसपास कोई बैठना भी नहीं चाहता, वो उस नाली से ही बनने वाली मीथेन गैस का इस्तेमाल करके, बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके चाय बनाना शुरू कर दिए। ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी सराहना की। तो ये जो अवसर है, ये अवसर के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, उसकी तलाश करने कहीं नहीं जाना पड़ा। वो अपने सामने अपनी परेशानियों से ही उन्होंने इनोवेशन कर डाला, जो बहुत बड़ा इनोवेशन है। फिर
सेकंड, हमारा इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के बाद थर्ड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एन बिजनेस प्लान। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान का अर्थ है कि एक बार जब हमने कोई अपॉर्चुनिटी देखी, उसके लिए हमने कुछ सोचा कि हाँ, इस अवसर को हम जाने नहीं देंगे और इस अवसर के रूप में हम एक नया बिजनेस स्थापित करेंगे, तो उसके लिए एक पूरी प्लानिंग की जाती है। उसका अगले स्टेप में एक पूरे प्लान तैयार किया जाता है, एक पूरा ढांचा तैयार किया जाता है, रूपरेखा तैयार की जाती है, स्ट्रेटजीज तैयार किए जाते हैं सारे कामों की। किस तरह से फंड क्रिएट होगा, किस तरीके से, कहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, किस तरीके से हमें उसको कंडक्ट करना है, इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग में हम भविष्य में क्या उसके लिए हमें रास्ते देखने पड़ेंगे, उसको देखते हैं। पिछले एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है, लोगों का उसमें कितना योगदान रहा है, लोगों ने उस पे क्या पहले कार्य किया है या सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। फिर प्लान और स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। उसके बाद अगला स्टेप है डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। हम ये देखते हैं कि हमें किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। हम उन संसाधनों के बारे में विचार करते हैं और उस संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण होता है पूंजी, कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल। किसी व्यवसाय को, किसी उद्यम को स्थापित करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, एक उद्यमी ये सोचता है क्या उसके पास उतना पर्याप्त कैपिटल है, और यदि नहीं है तो वो अपने इसी बिजनेस प्लान को, जो उसने प्लानिंग के स्टेज में तैयार किया था, उसी बिजनेस प्लान के माध्यम से कई दूसरे वेंचर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पार्टनर्स ढूंढते हैं जो उनके इस प्रपोजल पर इन्वेस्ट करें या उसके साथ साझेदार बने। उसके बाद दूसरे अन्य रिसोर्सेज के बारे में भी वो अध्ययन करते हैं कि पूंजी के बाद बाकी के जो रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाकी के एलिमेंट्स हैं, वो उन्हें कहाँ से प्राप्त होंगे, वो किस तरीके से, किस माध्यम से प्राप्त होंगे, उसके विषय में वो पूरा गहन अध्ययन करते हैं। फिर अगला स्टेप है कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू एन एंटरप्राइज। एक बार ये सारी चीजों का इंतजाम जब हो जाता है, तब वो एक एंटरप्राइज, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लेते हैं, स्टेब्लिश कर लेते हैं, और जिसे हम स्टार्टअप भी कहते हैं। वो लॉन्च कर लेते हैं अपने इस एंटरप्राइज को। फिर वो नए कस्टमर्स, अपना मार्केट क्रिएट करते हैं और नए कस्टमर्स, ज्यादा कस्टमर्स डेवलप करते हैं। उसके बाद वो पर्यावरण, जो उनके सामाजिक पर्यावरण है, आर्थिक पर्यावरण है, उस पर फोकस करते हैं और उसके आधार पर अपने व्यवसाय को संचालित करते हैं। फिर अगला और लास्ट स्टेप है मैनेजिंग एंड ग्रोइंग द एंटरप्राइज। मैनेजिंग एंड ग्रोइंग द एंटरप्राइज, जिसे हम ग्रोथ भी कह सकते हैं, वो अपने एंटरप्राइज के एक्सपेंशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए सारे कदम उठाते हैं, जिसमें वो रिसर्च, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना, सारे एम्प्लॉयज को करना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करने के बाद डायरेक्ट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करके उसके बाद उन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, जहाँ भी डेविएशंस हैं उसे कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट सिचुएशंस, इन सब को मॉनिटर करते हुए वो सारे बिजनेस पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस, इन सब को ध्यान रखते हुए अपने एक सफल बिजनेस का संचालन करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर इन 6 प्रक्रियाओं के बाद से, इन 6 प्रक्रियाओं को
इन 6 प्रोसेस को फॉलो करके अपने एक एंटरप्राइज को स्टेब्लिश करता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। ऐसे घटक जो उद्यमिता विकास को प्रभावित करते हैं। तो रेनके एंड शॉल ने कहा है, द एनवायरमेंट of the business consists of all those external things to which it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly. व्यवसायिक पर्यावरण उन समस्त बाह्य घटकों का योग है जिनके प्रति व्यवसाय अपने को अनावृत करता है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। कि उन सभी घटकों के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट डालते हैं और जिनसे वो जुड़े हुए होते हैं, जिनसे वो सराउंडेड रहते हैं, बिजनेस जिससे सराउंडेड रहता है। और वहीं विलियम ग्लुक ने और जॉक ने कहा है, इन द एनवायरनमेंट देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स which constantly spin out opportunities and threats to the business firm. वातावरण में व्यावसायिक फर्म के बाह्य घटक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अवसर व खतरे उत्पन्न करते हैं। उन्होंने बाह्य घटक एक्सटर्नल फैक्टर्स को उस कैटेगरी में रखा है जो उनके लिए एक व्यवसाय के लिए अपॉर्चुनिटीज भी कई बार देते हैं, तो वहीं कई बार वो थ्रेट्स यानी कि एक खतरे के रूप में भी सामने रहते हैं। Here environment refers to the business environment. यहाँ जिस पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं वो व्यावसायिक पर्यावरण है। ये वो पर्यावरण है जिससे बिजनेस पूरी तरह से घिरा हुआ होता है। ये वो फोर्सेस हैं या फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर होता है, पर यह बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि हम कह सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स में डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल फैक्टर्स, पर्सनैलिटी, कल्चरल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स एंटरप्राइज के अंदरूनी विद इन एंटरप्राइज जो उद्यम के अंदर के फैक्टर्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाह्य घटक हैं जो उद्यम के बाहर से प्रभाव डालते हैं एक उद्यम को, उसमें आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही एक एंटरप्राइज के लिए कई बार अवसर लाते हैं तो कई बार थ्रेट्स लाते हैं। ये दोनों ही फैक्टर्स का सीधा असर पड़ता है किसी भी एंटरप्राइज के डेवलपमेंट पे। बात करते हैं रोल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। उद्यमिता विकास में आर्थिक पर्यावरण की भूमिका। Here, economic environment refers to all the factors which directly influence the economy of any country. आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी घटकों से है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि देश की आर्थिक योजनाएं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, बैंकिंग पॉलिसीज, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी एंड सो ऑन। हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड बिजनेस पॉलिसी, स्टार्टअप स्कीम, इन सभी को एक विस्तार से देखें तो हम पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की, औद्योगिक नीतियों की। किसी भी देश में उद्योगों के सफल संचालन, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए उन्हें ऑपरेशनल गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जाती है। हम हमारे देश की ही बात करें तो सरकार ने 1948, 1956, 1973, 1977, 1980, 1985 और 1990 में औद्योगिक नीतियों की घोषणा की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य उद्योगों का विकास एवं विस्तार करना था।
फिर 1990-91 में नवीन औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990-91 की घोषणा की गई, जो कि उद्यमिता विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसका मेन फोकस था एंटरप्रेन्योर्स को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और रेगुलेटरी नॉर्म से फ्री इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करना। The major components of new economic policy and new industrial policies were liberalization, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस ही पॉलिसी में MRTP एक्ट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को अबॉलिश कर दिया गया, जिससे कि नए उद्योगों और इकाइयों की स्थापना के लिए रास्ते खुल सके। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम को देखें तो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत लिबरलाइजेशन के माध्यम से लाइसेंसिंग सिस्टम कोटा सिस्टम का अंत कर दिया गया। एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज को छोड़कर किसी भी उद्यम की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को ही समाप्त कर दिया गया और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंश्योर किया गया। फिर ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यदि हम देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी समाप्त कर दी गई, फेरा को फेमा ने रिप्लेस कर दिया। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने ले लिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स में शिथिलता लाकर उनके लिए रास्ते खोल दिए गए, जिससे कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स अब देश की फिजिकल बाउंड्रीज से बाहर निकलकर ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने लगे। फिर प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर के माध्यम से पब्लिक ओनरशिप या पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की ओर फ्लो करने लगी। पब्लिक सेक्टर के रोल को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। फिर ZED, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये स्लोगन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसका अभिप्राय है कि इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। माननीय श्री मोदी जी ने प्रोडक्शन प्रोसेस की इफिशिएंसी पर बल दिया है जेड के माध्यम से। इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट या efficiency of production process, that is, the product have no defect and the process through which this product is made has a zero adverse environmental effects. It prevents from getting rejected by global market. इसका अभिप्राय यह है कि जिस उत्पाद का उत्पादन हो उसमें कोई दोष न हो और जिस प्रक्रिया से उसका निर्माण किया गया हो वह पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव से अप्रभावित रहता है। यहाँ जिस भी उत्पादन की बात की जा रही है, जिस उत्पाद की बात की जा रही है, प्रोडक्ट की बात की जा रही है, उसके निर्माण में किसी भी तरह के दोष न होने की बात कह रहे हैं, जिससे कि उसे ग्लोबल मार्केट से बाहर न कर दिया जाए, रिजेक्ट न कर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन चैनल की डेवलपमेंट के माध्यम से छोटे छोटे ग्रामीण अंचलों में भी उद्यमों की स्थापना और विकास को बल मिल रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसकी बिजनेस पॉलिसीज गवर्नमेंट ने समय समय में इंट्रोड्यूस्ड की है, जो पॉलिसीज जिससे कि व्यक्ति उद्यमिता की ओर अभिप्रेरित हो। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जिससे कि एक व्यक्ति उद्यमी बनने की ओर अभिप्रेरित हो। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स पर
विचार करने की समय सीमा को 6 हफ्तों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। हम बात करते हैं अब स्टार्टअप स्कीम्स की। स्टार्टअप इंडिया स्कीम। भारतीय सरकार ने एक और पहल की है भारत में उद्यमिता को सशक्त करने की और उनका विकास और विस्तार करने की, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के माध्यम से। स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर के रूप में जो रजिस्टर्ड हो और 5 साल से कम अवधि हुई हो जिसे स्टार्ट किए हुए, और जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो, वही एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज एलिजिबल होता है स्टार्टअप स्कीम के लिए। जो बेनिफिट स्टार्टअप स्कीम में दिए जा रहे हैं वो है कि 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप में ही पोर्टल खोल दिया गया है और उसी एक पोर्टल से रजिस्ट्रेशन, क्लियरेंस और अप्रूवल सब हो जाता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक ही दिन में समाप्त हो जाती है। इनकम टैक्स में भी छूट दिया जाता है 3 साल तक। कैपिटल गेन में भी एम्प्लॉयज को, एंटरप्रेन्योर्स को छूट दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ फंड स्टार्टअप के लिए अनाउंस किया है। फॉरेन फंड भी प्रोवाइड किया जाता है। पूंजी बाजार। पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट का अर्थ है ये ऐसा एक बाजार होता है जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटीज, सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है। यहाँ कंज्यूमर्स अपने सेविंग्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फंड भी बढ़ा सकते हैं। ये एक फंड बढ़ाने का साधन भी है। इससे एंटरप्रेन्योर को फंड अरेंज करने में सहायता होती है। गवर्नमेंट भी कैपिटल मार्केट की मजबूती के लिए बजट में राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा करते हैं। फिर बैंकिंग स्कीम्स या बैंकिंग पॉलिसी। आरबीआई समय समय पर एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट के लिए अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव लाते हैं या सब्सिडी देने के लिए या नए प्रोत्साहन दिए जाते हैं आरबीआई द्वारा, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स अट्रैक्ट हों एक उद्यम की स्थापना करने के लिए। लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड भी किया जाता है। मुद्रा स्कीम। एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए मुद्रा बैंक स्कीम भी लॉन्च किया गया है। एमएसएमई, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइज के डेवलपमेंट के लिए। फिर है प्रेरणात्मक कर नीतियां, टैक्स पॉलिसीज। इनकम टैक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में व्यवसाय स्थापित करने के लिए कर की छूट का प्रावधान है। फिर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता भी दी जाती है। उन्हें टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाता है। फिर सब्सिडीज। गवर्नमेंट सब्सिडीज बहुत देती है एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए। छोटे छोटे गांव में लघु उद्योग की स्थापना के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए सब्सिडीज दिए जाते हैं, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर का विकास हो सके। फिर डेवलपमेंट इन टेक्निकल बिजनेस एजुकेशन। यहाँ टेक्निकल नॉलेज और बिजनेस नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिन्हें हम ईडीपी कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लान्स। ये हर स्तर में संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कि उद्यमियों में, एक एंटरप्रेन्योर में वो स्किल और वो एबिलिटी डेवलप हो। उद्यमिता विकास में
आर्थिक पर्यावरण की भूमिका देखने के बाद अब हम रोल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास में सामाजिक पर्यावरण की क्या भूमिका है, इसे देखते हैं। समाज और व्यवसाय एक दूसरे का अभिन्न अंग है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सोशल फैक्टर्स या सामाजिक तत्व, ये किसी भी व्यवसाय पर इनका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, पर लॉन्ग रन में ये गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। सोशल फैक्टर्स जिसमें हम लेते हैं सोशल कस्टम्स, सोशल ट्रेडिशंस, सोशल बिलीफ, सोशल चेंज, सोशल टेस्ट, सोशल ट्रेंड्स, जो बिजनेस को प्रभावित प्रभावित करते रहे। हम साधारण रूप से भी देखते हैं तो कई बार हमारी जो सामाजिक हमारी गतिविधियां होती हैं, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, जब हमारा त्योहार आता है, दिवाली, दशहरा, उस समय जो ये उद्यमी होते हैं, ये उनके लिए गोल्डन पीरियड होता है। इस समय वो ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी सामाजिक परंपराएं व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। अब इन्हीं प्रभाव के अंतर्गत कुछ और हम चीजों को देखते हैं, कुछ और फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे रोल्स एंड रिलेशंस। रोल्स एंड रिलेशन यानी भूमिका और संबंध। यहाँ भूमिका एक उद्यमी की समाज में वो क्या भूमिका निभाता है और अपने उद्यम के अंदर वो वहाँ क्या भूमिका निभाता है, और संबंध उसका समाज के साथ क्या संबंध है, और एक उद्यम के अंदर वो अपने लोगों के साथ, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ उसका कैसा संबंध है। ये दोनों ही चीजें उसके व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। एक रोल जो वो व्यवसाय के अंदर निभाता है, वो एक मैनेजर का हो सकता है, एक ओनर का हो सकता है, एक लीडर का हो सकता है, एक गाइड का हो सकता है, कोऑर्डिनेटर का हो सकता है, कंट्रोलर का हो सकता है। या रिलेशनशिप, ये जो अपने लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ निभाता है, वो किस तरीके का रिलेशनशिप है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ये किस तरीके के रिलेशनशिप पर बिलीव करता है, क्योंकि इसके रिलेशनशिप ही उसके पूरे व्यवसाय को सौहार्दपूर्ण चलने देना या उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना, एक सहज तरीके से एक व्यवसाय के चलने पर को दर्शा सकता है। ये किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल, मोटिवेशन पैटर्न का प्रयोग करता है, इससे उसका व्यवसाय बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। और ये समाज के साथ किस तरीके का अपना संबंध रखता है, किस तरीके से वो समाज की गतिविधियों में अपना योगदान देता है, कौन सा रोल प्ले करता है, ये भी समाज के परिस्थितियां होती हैं जो उसके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन एक अभिन्न अंग है समाज का। लोगों के बिलीफ, टेस्ट, ट्रेंड्स, थिंकिंग चेंज होती है और ये भी व्यवसाय में प्रभाव डालती हैं। बदलती परिस्थितियों के साथ साथ, बदलती परिवर्तनों के साथ साथ व्यवसाय में भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है, ताकि एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके व्यवसाय और समाज के साथ। तो जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, उतनी ज्यादा बार एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय के तकनीकों में, मेथड्स में, टेक्निक्स में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि समाज के परिवर्तन का इम्पैक्ट एक व्यवसाय में पड़ता है। फिर है सोशल कॉन्शियसनेस। हर एक देश के अपना एक सोशल एनवायरनमेंट होता है। अब हर सोसाइटी की अपनी थिंकिंग, बिलीफ, आइडियोलॉजीज होती है, वैल्यूज होते हैं, एजुकेशन लेवल होता है, मेंटल स्टेटस होता है। और भारत तो एक संस्कृतियों का देश है। यहाँ व्यवसाय इन फैक्टर्स को नजरअंदाज करके या सोसाइटी के बिलीफ और ट्रेडिशंस को दरकिनार कर, उनके विपरीत जाकर, उनकी अवहेलना करके व्यवसाय नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसे वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। उसे अपनी सोसाइटी के बिलीफ्स और आइडियोलॉजीज का सम्मान करना होता है और उनके प्रति बहुत ही सजग रहना पड़ता है कि कहीं गलती से भी वो उन्हें ठेस पहुंचाकर व्यवसाय का संचालन न कर रहा हो। फिर है सोशल पार्टनरशिप, यानी कि सामाजिक साझेदारी। सामाजिक साझेदारी का अर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी में
के युग में यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न समस्याओं के हल के लिए व्यावसायिक उद्यमों की सरकार एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ साझेदारी निर्मित की जानी चाहिए। एक व्यवसाय को समाज के साथ और सरकार के साथ और जो अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ उन्हें एक साझेदारी बनानी चाहिए, ताकि वो अपनी समस्याओं का जो डे टू डे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है उनका हल वो उनके साथ मिल के निकाल सकता है। उद्यम अपनी प्रबंध योग्यताओं, तकनीकी तथा अन्य संसाधनों का सरकार के साथ संयोजन करके अधिक कुशलता से लक्ष्यों व आदर्शों को पूरा कर सकते हैं। फिर आता है इकोलॉजिकल बैलेंस। हम ये अच्छे से और भली भांति जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर को अपने उद्यम को चलाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। वो अपने प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है और उसे प्रोडक्टिविटी, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संपदा का दोहन होता है और उसकी बर्बादी भी होती है। तो ये आज की परिस्थिति में ये बहुत ही डिफिकल्ट सा एक टास्क हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो समाज की चुनौतियां हो जाती है उसके सामने कि वो औद्योगिक उत्पादन और प्राकृतिक दशाओं के बीच एक श्रेष्ठ संतुलन बना करके रखे। फिर आता है कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यक्तियों के दृष्टिकोण एवं मानसिक विकास की व्याख्या करती है। उद्यमी किसी भी देश में बचत, विनियोग एवं आय की अधिकाधिक अवसरों का उत्पन्न करके विकास को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सोशियो और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरीके से एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।